नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द थॉट ट्री ऑफ स्किलिंग में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डिविडेंड यील्ड। दोस्तों, अक्सर आपने डिविडेंड यील्ड के बारे में बहुत से लोगों के सामने बात की होगी और बहुत से लोगों को इस टॉपिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है। तो दोस्तों, आज डिविडेंड यील्ड से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट है मैं ट्राई करूंगा उन सभी के आंसर्स देने का। तो दोस्तों, डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट होता है, प्रैक्टिकली इसका क्या यूज है, आज हम इन्हीं सब चीजों के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूं। और दोस्तों, अगर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला लिया है। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट कैसे होता है, अगर आप जो भी आपको डिविडेंड मिलता है, अगर आप उसको उस स्टॉक की करंट प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, डिविडेंड यील्ड। अब जिन लोगों को डिविडेंड के बारे में पता नहीं है, डिविडेंड क्या होता है, कंपनी प्रॉफिट का जो हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांटती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। और जो स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है वो आपको मार्केट में जो भी आप उसको वॉच करेंगे, जिस भी स्टॉक का आप डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं वो आपको आसानी से मिल जाएगा। और आगे मैं इसको एक एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, अगर हम डिविडेंड की कैलकुलेशन कर लें और उस कैलकुलेशन को अगर डिवाइड कर दें करंट प्राइस से तो हमें डिविडेंड यील्ड आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे इस फॉर्मूला की एक इंटरेस्टिंग बात और है, वो ये है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं या फिर जो फाइनेंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको कई बार यील्ड शब्द में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो यील्ड शब्द का सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी प्राइस को या किसी भी डेटा का अगर आप रेशियो एनालिसिस कर रहे हो, अगर आप उस प्राइस को उसकी मार्केट वैल्यू से कंपेयर करोगे या फिर उसका रेशियो निकालोगे, उस सिचुएशन में जो फॉर्मूला आपको जनरेट करके देता रिजल्ट वो यील्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने डिविडेंड को डिवाइड किया करंट प्राइस से, तो ये जो करंट प्राइस है ये क्या है, मार्केट वैल्यू है। और जैसे मैंने इसको मार्केट वैल्यू से कंपेयर किया तो रिजल्ट में देखो इसने क्या शो करके दिया है मुझे, यील्ड। मतलब आज मैं पैसा लगाऊंगा तो मुझे आज के लगाए हुए इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न जनरेट होके मिलेगा। तो दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जो इस तरीके से है। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिविडेंड, कि बेसिकली हमें कैश में डिविडेंड कितना रिसीव हुआ है। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, जो भी स्टॉक की फेस वैल्यू है उसको अगर आप डिविडेंड से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा, आपका डिविडेंड। मतलब जिस कंपनी में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपको रुपए में मतलब पैसे में जेब में कितना रुपए मिले। मतलब जैसे कि सपोज आपने किसी कंपनी का शेयर परचेज कर रखा है तो कैश फॉर्म में या बैंक अकाउंट में आपको कितने रुपीस प्राप्त हुए एज अ डिविडेंड। तो दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक डेटा को समझना पड़ेगा। वो डेटा क्या है, अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। इस स्क्रीनशॉट के अंदर कोल इंडिया का शेयर प्राइस है, जो कि अभी जिस टाइम पे ये स्क्रीनशॉट लिया था वो चल रहा था 157 पे, जो कि इसका करंट प्राइस था। उसके बाद में इस स्क्रीनशॉट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कोल इंडिया की फेस वैल्यू भी दे रखी है, जो कि कितनी है, 10 रुपए, और साथ में आपको यहाँ पे डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज भी दे रखा है। तो अगर मुझे डिविडेंड की कैलकुलेशन करनी है तो सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिविडेंड की परसेंटेज से। डिविडेंड की परसेंटेज से जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो मुझे रुपए में वैल्यू निकाल के देगा। मतलब 10 रुपए जो कंपनी की फेस वैल्यू है उस पर डिविडेंड कितना मिला है, 160%। मतलब 160% कंपनी ने क्या दिया है, डिविडेंड दिया है। तो ये तो परसेंटेज टर्म्स में बात हुई ना। अगर मैं सिंपली ये जानना चाहूं कि मुझे कैश में कितना पैसा रिसीव हुआ है तो मुझे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिविडेंड को, जिससे वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें 10 रुपए की फेस वैल्यू पे 160% का हमें क्या मिला है, डिविडेंड मिला है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो वैल्यू निकल के आएगी वो 16 रुपए निकल के आएगी। वो 16 रुपए का अगर मैं डिवाइड कर दूं करंट प्राइस से तो वो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, डिविडेंड यील्ड। मतलब जिस कंपनी में अगर कोल इंडिया में आज के टाइम में मैं पैसा इन्वेस्ट करूं तो मुझे एज अ डिविडेंड क्या इनकम रिसीव होगी, और उसको जो मैं टर्म्स में मतलब परसेंटेज में कैलकुलेट करता हूं तो मुझे ये रिजल्ट मिल के आता है कि अगर मैंने कंपनी में 1 लाख रुपए निकाले इन्वेस्ट किए आज के टाइम में, तो मुझे डिविडेंड यील्ड जो एक्सपेक्टेड है वो कितना है, 10.14% कह रहा हूं। तो दोस्तों, सवाल ये आता है कि कोई इंसान या कोई व्यक्ति ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना क्यों चाहेगा जो कि डिविडेंड के रूप में उससे पैसा रिटर्न में मिले।
तो यहाँ पे मैं आपको इसका एक सिंपल सा आंसर ये दूंगा कि कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर एक एज ग्रुप होता है, ये एक इन्वेस्टर्स का माइंडसेट होता है कि मुझे हर साल कुछ इनकम के रूप में कुछ फ्लो जनरेट होता रहे। जैसे कि सपोज किसी की रिटायरमेंट एज है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में फंड्स आइडल पड़े और वो चाहता है कि मेरे को कुछ ना कुछ एक रेगुलर इनकम मेरे फंड से मुझे मिलती रहे। तो ऐसी सिचुएशन में वो कंपनी या फिर वो इन्वेस्टर क्या डिसीजन लेते हैं, वो ऐसी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उनको एक रेगुलर फ्लो मिलता रहे। तो डिविडेंड ऐसी कंपनियां देती हैं जैसे कि कोल इंडिया है। तो कोल इंडिया में अब एक्सपेंशन प्लान्स नहीं है उनके पास में इतने ज्यादा, और जो भी कंपनी का जितना भी पैसा एज अ प्रॉफिट में आ रहा है वो कंपनी क्या करती है, अपनी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। और दोस्तों कोल इंडिया एक सरकारी कंपनी है, तो ये भी जाहिर बात है कि इसका जो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट का वो गवर्नमेंट को होता है। तो दोस्तों ऐसे कैलकुलेट होता है ये। साथ में डिविडेंड अलग अलग तरीके के होते हैं, मतलब साल में एक ही तरीके का डिविडेंड नहीं दिया जाता है, दो तरीके के डिविडेंड होते हैं, जिसमें कि पहला आपका आता है फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? फाइनल डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी क्या होती है साल दर साल अपने कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट्स को क्या करती है, शेयर होल्डर्स के सामने रखती है, और उसी में से डिसीजन लिया जाता है कि साल के अंत में क्या शेयर होल्डर को कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है डिविडेंड के रूप में। तो वो जो डिविडेंड होता है वो होता है आपका फाइनल डिविडेंड। और कंपनी साल के अंत में ना डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करके जो साल के दौरान करती है उसे हम कौन सा डिविडेंड बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। तो अगर आप सीक्वेंस से चेक करोगे तो ये देखो कंपनी कोल इंडिया ने किस किस तरीके से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इनका एक डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो एक सीक्वेंस है वो काफी अच्छा रहा है, जो कि आप इस फॉर्मेट में देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से कंपनी क्या कर सकती है, डिविडेंड को एज अ फाइनल डिविडेंड के रूप में भी बांट सकती है, और कंपनी चाहे तो साल के ड्यूरेशन में भी अपने डिविडेंड को क्या कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। दोस्तों अब इसमें एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि मैंने ये कोल इंडिया का मैक्सिमम चार्ट यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। अगर आप इस चार्ट को बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो मैंने ऑलमोस्ट 26 सितंबर 2012 से लेके और लेटेस्ट 4 जून 2020 तक का ये चार्ट यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। दोस्तों अगर आप इस प्राइस को ध्यान से देखोगे तो ये प्राइस कंटिन्यूस डिक्रीजिंग है। मतलब जब भी हम ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां पे हमको डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, तो डिविडेंड पहली बात तो ऐसी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिनके पास ग्रोथ के जो पोटेंशियल है, अब ज्यादा एक्सपेंशन की जो उम्मीद है वो कम है। तो इस ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है करंट डेट पे वो डिक्रीजिंग फेज में होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कोल इंडिया का जो चार्ट ले रखा है वो पूरा मैक्सिमम 2012 से लेके 4 जून 2020 तक का ले रखा है। दोस्तों चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज ऑब्जर्व हुई होगी कि सपोज किसी ने अगर सितंबर 2012 में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होता और अगर वो प्राइस को कंपेयर करें आज, तो प्राइस यहाँ पे डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम ऐसी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करें जहां पे डिविडेंड हमको एक्सपेक्टेड है बट वहां पे हमको प्राइस का लॉस होता है, और वो जो प्राइस का लॉस होता है वो हम कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे होते हैं कि हमें डिविडेंड के रूप में रिकवर हो जाएगा। बट अगर कंपनी ऐसी है जो इसमें ग्रोथ फेज नहीं है और कंटिन्यूस डिविडेंड भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो कई बार कंपनी का प्राइस आपको डिक्रीजिंग फेज में क्या हो सकता है, मिल सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डिविडेंड तो आपको रेगुलर फॉर्म में मिलता रहेगा, बट जो आपने इन्वेस्टमेंट किया इनिशियल वो आपको कैसा मिलेगा, नेगेटिव रूप में मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप डिविडेंड यील्ड के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं तो ओनली सिंगल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि डिविडेंड यील्ड मिल रहा है तो कंपनी में मेरे को पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। वो आप इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर भी डिपेंड करता है कि वो उसका माइंडसेट किस तरीके का है। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी बातें थी डिविडेंड यील्ड के बारे में। होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, लाइक करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।